हेलो नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम उड़ीसा हाई कोर्ट एएसओ 2023 मेंस का मैथमेटिक्स पेपर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, 2023 के एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहां पर मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस में चॉइस भी थी, आइदर और, है ना। तो और 100 मार्क्स का पेपर था और 2 आवर्स का आपके पास टाइम था। और जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपको जो है वहां पर प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। राइट, तो देखो इसकी तैयारी की अगर हम बात करें तो आपको जो है एनसीईआरटी, है ना, क्लास 8th 9th 10th, है ना, ये डाउनलोड करनी है सीबीएसई की साइट से। यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट एंड 8th 9th 10th के मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से कवर करने हैं, क्योंकि वहां पर आप बेटर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो सीख पाएंगे। राइट, तो चलिए हम पेपर का डिस्कशन यहाँ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पेपर का लेवल क्या था और किस तरीके से हमें एग्जाम में ये सॉल्व करने चाहिए ताकि हमें पूरे मार्क्स मिल सके आराम से। ठीक है, जैसे ये सवाल है। अब ये जो सवाल है, हम अगर एप्टीट्यूड एग्जाम की बात करें जहां पर ऑप्शंस होते हैं, राइट, तो वहां पर इसको हम शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू चेक योर स्टेप्स। राइट, शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड वगैरह लगाकर जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और हमें आंसर मार्क करना होता है, ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करके दिखाना है तो आपको, है ना, जो है एक एक स्टेप का ध्यान रखना है ताकि जो एग्जामिनर है ना, जो आपके आंसर सॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं उनको एक एक चीज समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम उसी तरीके से, उसी अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे। नो शॉर्टकट्स, नो ट्रिक्स, कुछ नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हमें सॉल्व करना है हर सवाल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 15 सवाल हैं। एग्जाम में 10 पूछे गए थे, लेकिन कुछ आइदर और वाले ऑप्शन थे कि मतलब जैसे ये सवाल एंड इस सवाल में से आप कोई भी एक सवाल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम में आपको 10 ही सॉल्व करने थे। ठीक है, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, the speed of train is reduced to 4/5 of its original speed due to some defect. So the train reaches its destination late by 45 minutes. है ना, ट्रेन जो है 30 किलोमीटर पहले कवर कर लेती है ना, और उसके बाद ट्रेन का सपोज एक्सीडेंट हो गया है किसी भी वजह से, उसकी स्पीड जो है कम हो गई और 4/5 रह गई, है ना, 4/5 स्पीड जो है रह गई। सो द ट्रेन रीचेज डेस्टिनेशन लेट बाई 45 मिनट, जिस वजह से ट्रेन जो है 45 मिनट्स लेट हो गई डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। ठीक है, तो यहां पर ट्रेन क्या हो गई, 45 मिनट्स लेट हो गई। ठीक है, अब आगे बोला गया है had it happened after covering 18 किलोमीटर मोर, मतलब ये जो रिडक्शन है स्पीड में वो और 18 किलोमीटर चलने के बाद हुआ होता, लेट सपोज इस पॉइंट पर हुआ होता और आगे 18 किलोमीटर बाद, सो इन दिस केस ट्रेन वुड हैव रीच्ड 9 मिनट्स अर्लियर। मतलब इस केस में अगर 45 मिनट्स लेट हो रही है तो यहां पर वो 9 मिनट्स जल्दी पहुंच जाएगी, मतलब थोड़ा कम लेट होगी। तो 45 माइनस 9 इज, सेकेंड केस में वो 36 मिनट्स लेट होगी, सिर्फ 36 मिनट्स लेट होने वाली है सेकेंड केस में। ठीक है, तो हमें प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से यहां पर लैंग्वेज में लिखना है, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी 5x, है ना। मैं वो लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, वो आप लिख लीजिएगा। मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है 5x है। 5x क्यों माना, क्योंकि हमें इसका 4/5 करना है, तो अगर मैं 5x मान लूंगा तो इसका 4/5 करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसका 4/5 क्या हो जाएगा, 4x। तो रिड्यूस होने के बाद ट्रेन की स्पीड हो जाती है 4x। राइट, तो अगर मैं इक्वेशन वाले मेथड से शो करूं तो बेस्ड ऑन कंडीशन 1 कि अगर ट्रेन की स्पीड यहां पर रिड्यूस हो रही है, लेट सपोज पूरी डिस्टेंस है d किलोमीटर, है ना, तो मैंने कहा कि अगर ट्रेन की स्पीड यहां पर रिड्यूस हो रही है, मतलब यहां तक उसने अपनी नॉर्मल स्पीड से चला, तो ये डिस्टेंस कितनी है 30, नॉर्मल स्पीड ट्रेन की क्या है 5x, तो टाइम कितना लगा 30/5x, है ना। द की कॉन्सेप्ट हियर इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो 30/5x, रिमेनिंग इज व्हाट, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई d माइनस 30। अब ये रिड्यूस्ड स्पीड से चली है उसने, यानी 4x स्पीड से, तो यहां पर ट्रेन 45 मिनट्स लेट हो जाती है। इसका मतलब जब ट्रेन अगर पूरी डिस्टेंस
यानी डी डिस्टेंस अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती, यानी 5x से चलती, तो इतना टाइम लगता, और अब 45 मिनट्स लेट होने का मतलब है कि 45 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे हैं। इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो ट्रेन का एक्सीडेंट सपोज यहां पर हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, जो भी रीजन रहा, तो ट्रेन ने 48 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से चला, तो कितना टाइम लगा 48/5x, और रिमेनिंग डिस्टेंस यानी d माइनस 48 उसने रिड्यूस स्पीड से चली है, तो रिड्यूस स्पीड इज 4x, तो ट्रेन 36 मिनट्स लेट होती है, यानी कि नॉर्मली जो उसे टाइम लगेगा वो इतना लगेगा, और इस केस में से 36 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा, सेकंड केस, राइट। अब हमें देखो ये देखना है कि इन इक्वेशंस को हमें ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, सो दैट मैक्सिमम थिंग्स गेट कैंसिल्ड। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो डी वाला पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये मैं करूंगा तो देखो 30/5x माइनस 48/5x, इट इज माइनस 18/5x, d/4x got cancelled, माइनस 30/4x माइनस माइनस मीन्स प्लस 48/4x, तो 48 माइनस 30 हो गया 18/4x, एंड दिस इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो कैंसिल हो गया 45 माइनस 36 यानी 9/60, 9/60, इससे कैंसिल हुआ 9 से 1 टाइम, 9 से गया 2 टाइम्स, 9 से गया 2 टाइम्स, राइट। सो अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो एलसीएम आता है 20x, इससे जाएगा ये 4 टाइम्स, 4 इंटू 2 8 माइनस 8, एंड इससे जाएगा 5 टाइम्स, 5 इंटू 2 10, तो 10 माइनस 8 इज व्हाट 2, एंड दिस इज 1/60, राइट। 20 से गया है 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 2 6, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या चाहिए, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड है वो क्या होती है 5x, यानी ट्रेन की जो स्पीड हो गई वो हो गई 5x, यानी 5x यानी 5 इंटू एक्स की जगह हमने रख दिया 6, यानी 30 किलोमीटर पर आवर, जो ट्रेन की स्पीड है वो आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें डिस्टेंस भी निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें, हम x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रखी, तो 30 अपॉन दिस इज 5 इंटू 6, x की वैल्यू क्या आई है 6, तो 5 इंटू 6 इज 30, प्लस d माइनस 30 अपॉन 4 इंटू 6 इज वॉट 24, एंड दिस इज इक्वल टू d बाई 5x यानी कि 30 प्लस 45/60 कैन बी रिटन एज 3/4, इससे हो गया ये 1 टाइम कैंसिल। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो d/30 माइनस d माइनस 30 अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 इज व्हाट 1/4। एलसीएम लिया इनका 120, इससे जाएगा ये 4 टाइम्स, तो 4d एंड दिस इज 5 टाइम्स, सो 4d माइनस 5d प्लस 150 equals to 1/4. This goes 30 times. So minus d plus 150 minus d plus 150 equals to 30. So d बराबर 150 माइनस 30 यानी 120 किलोमीटर, ये हमारे पास आ गई डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे सिस्टमेटिक तरीके से इक्वेशन से सॉल्व करके इसको दिखाना है प्रॉपर अप्रोच के साथ, है ना। हम चाहते तो इसको रेशियो मेथड से बड़े आराम से बिना इक्वेशन बनाए सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एग्जाम आपका सब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन का बहुत भारी भरकम वेटेज है, मार्क्स हैं, सफिशिएंट आपको टाइम 2 आवर्स आपको दिया जा रहा है सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना है ना। एक क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना है, कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक के साथ सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देख लो इसको एक बार। A train covered certain distance at uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey.
ठीक है, यानी कि हमें डिस्टेंस बतानी है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। इस क्वेश्चन को करने का बहुत प्यारा सा शॉर्टकट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे मैं हार्डली 15-20 सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकता हूं, है ना, लास्ट टू लास्ट 30 सेकंड्स में। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि आपको यहाँ पर जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो हमने मान ली सर डिस्टेंस d है, स्पीड नॉर्मल s है और टाइम है t। सो d बराबर s इंटू टी, ठीक है, ये पहली चीज। सेकंड केस में ट्रेन अपनी स्पीड 6 से बढ़ा लेती है, यानी स्पीड हो जाती है s+6। सो डेफिनेटली सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है तो डिस्टेंस तो d ही आएगी, और टाइम उसको 4 घंटे कम लगता है, यानी t-4 हो गया टाइम, ठीक है, क्योंकि स्पीड आप बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। थर्ड थिंग इज ट्रेन अगर 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर चले, मतलब s-6 हो जाए स्पीड, तो टाइम जो है 6 आवर्स एक्स्ट्रा लगेगा, t+6। सो दिस इज अगेन डिस्टेंस d। तीनों केसेस में डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। अब मेरे पास 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है, डेफिनेटली वी कैन सॉल्व देम। सवाल आता है कैसे सॉल्व करें, तो देखो इन दोनों के LHS इक्वल है तो RHS को भी हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी s इंटू टी इक्वल्स टू s+6 इंटू t-4, राइट। सो s इंटू टी इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो s इंटू टी -4s प्लस 6t-24, राइट, ये आ गया। st से st कैंसिल हो गया तो 6t-4s इक्वल्स टू +24, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया तो 3t-2s इक्वल्स टू 12। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब एक बार मैंने इनको इक्वेट किया, एक बार इन दोनों को इक्वेट करता हूं, LHS इक्वल है, RHS को इक्वेट कर देता हूं। s इंटू टी इक्वल्स टू s-6 इंटू t+6, मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट्स को, st+6s -6t-36, st got cancel, 6s -6t इक्वल्स टू 36, 6 से डिवाइड किया तो s - t इक्वल्स टू 6। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2s - 2t इक्वल्स टू 12, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास, दूसरी इक्वेशन है 3t - 2s इक्वल्स टू 12, 3t - 2s इक्वल्स टू 12, ठीक है। दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा, 3t - 2t t इक्वल्स टू 24, है ना। आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखना भी है, एडिंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट दिस। सो t की वैल्यू हमने देखो t की वैल्यू आवर्स में रखी थी, तो ये जो टाइम है सब आवर्स में रखे थे ना, तो t की वैल्यू आवर्स में आएगी, और स्पीड कितनी आ जाएगी, तो इसके लिए हम s - t बराबर 6 यूज कर लेते हैं यहाँ पर, s - t, t की वैल्यू 24 रख दी बराबर 6, सो s इज इक्वल टू 30, तो स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, यानी 24 इंटू 30 विच इज व्हाट 720 किलोमीटर। सो डिस्टेंस आ जाती है 720 किलोमीटर। क्लियर, देख लीजिए सभी लोग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, तो बेसिकली हमें फर्स्ट और सेकंड में से एक सवाल चूज करना था जो आपको एग्जाम में आ जाता है ना, 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है, जो इसकी अप्रोच आपके दिमाग में आ जाती है वो आप कर सकते थे, ठीक है। पर मुझे उम्मीद है कि अगर बेसिक मेथड की जहां तक बात है, सेकंड वाला ज्यादातर लोगों ने प्रेफर किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशाज एज। तो आशा की एज ए है, हमें लिखना है लेट द एज ऑफ आशा इज ए, लेट द एज ऑफ निशा इज एन, है ना। ये आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ठीक है। तो जो आशा की एज है दैट इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ निशा, निशा का स्क्वायर और प्लस उससे 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड इज व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज,
निशा अपनी मदर की प्रेजेंट एज के बराबर कब होगी? तो देखो निशा की एज है n और उसकी मदर आशा की एज है a। तो n से a तक जाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस इज व्हाट? a माइनस एन। यस, जब आप इसमें ये ऐड करोगे तो n से n कैंसिल, a आ जाएगा। जैसे आज आपकी एज सपोज 20 साल है, आप 32 ईयर्स के कब होगे? तो आपको इसमें 12 ऐड करना पड़ा। आपके पास 12 आया कैसे? 32 माइनस 12, 32 माइनस 20, दिस इज 12। सो सिमिलरली a माइनस एन इज इक्वल टू दिस डिफरेंस, a माइनस एन। तो आज से a माइनस एन ईयर्स बाद निशा जो है आशा की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी। तो उस समय आशा की जो एज होगी, तो आशा की एज कितनी हो जाएगी उस समय? आशा की करंट एज है a, और a माइनस एन ईयर्स बाद उसकी एज हो जाएगी प्लस a माइनस एन कर दिया इसमें a माइनस एन हमने ऐड कर दिया। तो दिस एज वुड बी 1 लेस देन 10 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो निशा की प्रेजेंट एज का 10 टाइम्स और उससे 1 लेस। ठीक है, दिस कंडीशन इज गिवन टू अस, सो वी कैन से 2a इक्वल्स टू 10n प्लस n 11n माइनस 1। ठीक है, सो हम यहाँ पर 2a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो a की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। इसको अगर मैं इनफैक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों के LHS इक्वल है तो RHS को आप इक्वेट कर दो, 11n माइनस 1 इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 4, राइट। 2n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो, यार है 10 को दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है, सम आ जाए माइनस 11, तो माइनस 10n माइनस 1 कर दें, इनका प्रोडक्ट प्लस 10 है, सम माइनस 11 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर आपको सॉल्व करके दिखाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट रूट निकाल दी। ठीक है, तो आपको प्रॉपर इसको सॉल्व करके दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? देखो 2n स्क्वायर, इसको लिखा माइनस 10n माइनस n प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसे स्प्लिट कर दिया इसको। सो इसमें से अगर मैं 2n कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा n माइनस 5, और इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें से n माइनस 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 रखा, n की वैल्यू 5 आ जाएगी, और एक बार इसको 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। बट n कैन नॉट बी 1/2 बिकॉज एज हम ईयर्स में लेकर चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट ईयर्स। तो n की वैल्यू हमने 5 ली। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा। तो निशा की एज तो आ चुकी है 5, तो आशा की एज क्या होगी? n स्क्वायर प्लस 2, यानी 5 स्क्वायर प्लस 2 यानी 27। यस, तो इस तरीके से हम दोनों की एजेस निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, by selling 400 articles a man lost SP of 30 articles. Had he purchased them for rupees 537.50, what would have been the SP of 20 articles? ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है लेट सपोज x एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज y, है ना। ये चीज आपको लैंग्वेज में लिखनी है और ये भी बनाकर दिखाना है इस तरीके से। लेट CP ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू x, SP ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू y। अब क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि जब उसने, तो हम पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ये लिखेंगे और उसके बाद ये कंडीशन जो दी गई है वो लगाएंगे। 400 आर्टिकल्स पर जो लॉस होता है, तो सर लॉस क्या होता है? CP माइनस SP। तो एक आर्टिकल पर लॉस हुआ x माइनस वाई, CP माइनस SP। तो 400 आर्टिकल पर कितना लॉस होगा? इंटू 400 कर दो। एक आर्टिकल के लॉस को 400 से मल्टीप्लाई किया, so you'll get the loss on 400 articles and that loss is equal to SP of 30 articles, है ना। ये जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स के इक्वल है, यानी 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 30 इंटू वाई हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 40x माइनस 40y इक्वल्स टू 3y। तो हम ये कह सकते हैं 40x इक्वल्स टू 40 प्लस 3 43y। तो x और y का रेशियो हमें मिल गया 43/40। ठीक है, सो लेट्स से कि दिस इज 43k एंड दिस इज व्हाट 40k। तो x की वैल्यू सपोज हमने 43k मान ली और y की वैल्यू 40k अज्यूम कर ली। अब सवाल ये कहता है
कि अगर उसने ये सारे के सारे आर्टिकल्स 537.5 में परचेज किए होते, है ना, तो मुझे मतलब मैं अगर देखो अगर इनका सेलिंग प्राइस निकालूं, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स मुझे बताना है। देखो सीपी और एसपी का रेशियो तो यही रहेगा 43:40। तो अगर मैं यहां पर बात करूं 400 आर्टिकल्स की, कितने आर्टिकल उसने परचेज किए थे? 400 आर्टिकल्स। 400 आर्टिकल्स का सीपी हमें दिया गया है ना, 400 आर्टिकल्स का सीपी हमें दिया गया है इतना। सीपी की वैल्यू क्या मानी हमने? 43 की। तो 400 आर्टिकल के सीपी और 400 आर्टिकल के एसपी का रेशियो भी यही रहेगा, बिकॉज इंटू 400 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर 43 के की वैल्यू 537.5 है, ठीक है, और ये 400 आर्टिकल का है, तो 400 आर्टिकल का एसपी भी हम निकाल सकते हैं। यस, देखो आप प्रॉपर करके दिखाओगे। 400 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा? 400 इंटू 43 के, दिस इज इक्वल टू 537.5। अब 43 से इसको कैंसिल किया, वन टाइम बचेगा 10, 43 2 86, बचेगा कितना? 21, 215 43 से गया कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, 12.5 हो गया। अच्छा 12.5 को मैं 100/8 भी लिख सकता हूं, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो के की वैल्यू आ गई सर 1/32। के की वैल्यू 1/32 आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस चाहिए। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? 40 के। तो 20 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा इसका? 20 टाइम्स, यानी इट विल बी 800 के। 800 इंटू के की वैल्यू हमने रख दी यहां पर 1/32। 16 से गया 2 बार, 16 से गया 50 बार, ठीक है। 50 इंटू 1/2 कितना आ गया? 25। ये मेरा आंसर हो गया। यस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज दिखानी है, तभी मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ swans 7/2 times square root, 7/2 times the number of square roots are playing on the shore of a tank. The remaining two are the ones they are there in water. What is the total number of swans? So let's suppose, let number of swans be n, ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो कितने यहां पर खेल रहे हैं टैंक में? तो टैंक के किनारे खेल रहे हैं 7/2 टाइम्स, यानी 7/2n, राइट। 7/2 टाइम्स स्क्वायर रूट, तो 7/2 और रूट n। सो हाउ मेनी आर रिमेनिंग? n थे, इसमें से इतने प्ले कर रहे हैं, इतने दे आर प्लेइंग। सो हाउ मेनी आर रिमेनिंग? n माइनस दिस पार्ट, एंड दे आर देयर इनसाइड वाटर। सो दे आर हाउ मेनी? 2 swans are there inside water, है ना। सो टोटल n है, इसमें से इतने दे आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक, एंड रिमेनिंग 2 आर देयर इन द वाटर। तो रिमेनिंग कितने हुए? टोटल माइनस दिस। तो इसको कैसे सॉल्व करें टू गेट द वैल्यू ऑफ n? एक काम करते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। n माइनस 2 इक्वल्स टू 7/2 रूट n, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2n माइनस 4 इक्वल्स टू 7 रूट n। Now squaring both sides, squaring both sides क्या मिलेगा हमको? देख, 2n माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर कितना हो गया? 49, और इसका स्क्वायर हो गया n। 2n माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 49n। अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4n स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू दिस, यानी माइनस 16n इक्वल्स टू 49n, ठीक है। तो 4n स्क्वायर माइनस 16 माइनस 49 इज व्हाट? माइनस 65n प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 4 64, 64 हो गया। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, सम 65 आना चाहिए, तो माइनस 64 इंटू माइनस 1 कर दूं, राइट। प्रोडक्ट इज प्लस 64, सम इज माइनस 65। तो हमें इसको ऐसे ही स्प्लिट करना है, देखो 4n स्क्वायर
-64n -1n यानी -n + 16 इक्वल्स टू 0। इसमें से हमने 4n कॉमन लिया तो अंदर बचा n - 16 और इसमें से -1 कॉमन लिया, अंदर बचा n - 16। तो दिस विल बिकम n - 16 इंटू 4n - 1 इक्वल्स टू 0। सो n की वैल्यू एक तो आएगी 16 और इसको 0 रखोगे तो n की वैल्यू आएगी 1/4। बट नंबर ऑफ स्वान्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। सो आंसर इज 16। ठीक है, यस और नो? चलो नेक्स्ट देखो। टू ट्रेन्स लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट, सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ठीक है, ऐसे प्रॉपर डायरेक्शन आप बनाएंगे। पहली ट्रेन वेस्ट में चलती है और सेकंड ट्रेन नॉर्थ की तरफ चलती है, तो फर्स्ट ट्रेन इस तरफ जा रही है, सेकंड ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, इफ आफ्टर 2 आवर्स दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट, द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द सेकंड। फर्स्ट ट्रेन कौन सी वाली थी? ये। तो 2 आवर्स में कितना चलेगी? हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो इसकी स्पीड मान ली, हमें सब लिखना है। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन is x kilometer per hour. That's why speed of second train is x. फर्स्ट ट्रेन को x + 5 मान लो ना, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, x + 5 किलोमीटर पर आवर। सेकंड ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन इज फास्टर वन। तो इसने इतनी डिस्टेंस चली, इसने कितनी चली 2 आवर्स में? 2 × x आपको लिखना है। ये distance traveled by first train in 2 hours is 2 × x + 5. Distance traveled by second train in 2 hours is 2x, राइट। फिर आपको ये डायग्राम बनाना है और ये एंगल 90 डिग्री होगा डेफिनेटली, और ये हाइपोटेनस होगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? ये वाली मानी जाएगी, और दिस डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमें 50 दी गई है। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और आपको लिखना है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस वी गेट 2x² प्लस 2 × x + 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 50², राइट। तो इसका स्क्वायर जब हमने किया तो कितना आएगा? 4x² प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, x + 5 का स्क्वायर हो गया x² प्लस 10x + 25, एंड इसका स्क्वायर हो गया 2500। 4 से कैंसिल कर दिया मैंने, 625 टाइम्स, राइट। x² प्लस x² हो गया 2x² प्लस 10x, और ये हो गया -600 इक्वल्स टू 0। ठीक है, -600 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x² प्लस 5x -300 इक्वल्स टू 0। अब 300 को देखो, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ रही है, आप देख सकते हो। तो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करें, इसकी ढंग से प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। -300 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो, सम आना चाहिए +5। तो -300 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? 25 × 20 25, 25 × -20, तो इनका सम है +5, प्रोडक्ट इज व्हाट? -300। सो x² प्लस 25x -20x -300 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख दिया मैंने। इसमें से x कॉमन लिया, अंदर बचा x + 25। इसमें से -20 कॉमन लिया, अंदर बचा x + 25 इक्वल्स टू 0। so this will be x + 25 into x - 20 इक्वल्स टू 0। so x की वैल्यू आ जाएगी -25 and +20, but x represents speed, cannot be negative, तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो what is the speed of first train? x + 5 यानी 25। what is the speed of second train? 20, है ना। so these are the average speeds of each train। दोनों ट्रेन्स की जो एवरेज स्पीड्स हैं वो 25 and 20 हमें मिल गई। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। A man walks a certain distance with certain speed. If he walks ½ km/h faster, मतलब अपनी स्पीड वो 1/2 से बढ़ा देगा,
So he takes 1 hour less. But if he walks 1 kilometer an hour slower, he takes 3 hours more. Find the distance covered by the man and his original rate of walking. तो देखो distance is equal to speed into time, पहली चीज. सेकंड केस में डिस्टेंस तो d है, उसने स्पीड 1/2 बढ़ा दी तो s प्लस 1/2 हो गई. जो टाइम उसने सेव किया 1 आवर सेव किया, t-1. थर्ड केस में अगर हम देखें तो टाइम स्पीड हो गई स्लोअर, 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो s-1. सो टाइम 3 आवर्स मोर, t+3. तो ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो देखो एक ही तरह के 2 सवाल पूछे गए हैं, तो सोच लो ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, s और t में एक इक्वेशन आएगी, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, s और t में दूसरी इक्वेशन आएगी, एंड s और t की वैल्यू निकालकर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट डिस्टेंस. ठीक है ना, तो ये तो आप कर सकते हैं. सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट देखते हैं. अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई. ठीक है, 9 मीटर हाई, ये पीकॉक यहां पर है. फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर. तो ये जो पॉइंट है वो 27 मीटर अवे है एक पॉइंट से. A snake is coming to its hole at the base of the pillar. So there is a hole at the base of pillar and snake is coming towards this hole. ठीक है, snake is coming towards this hole. ठीक है, seeing the snake the peacock pounces on it. उस पर अटैक कर देता है, उसे पकड़ लेता है. If their speeds are equal, at what distance from the hole is the snake caught? So this is quite logical question. आपको प्रॉपर लिखना है कि let the speed of पीकॉक एज वेल एज स्नेक इज इक्वल टू s. तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहां से ये चलना शुरू करता है, यहां से ये चलना शुरू करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, इसकी तरफ आएगा, और ये लेट सपोज इस पॉइंट पर आकर इसको कैच करता है, इस पॉइंट पर आकर इसको कैच करता है, ये ऐसे. ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि दोनों को ये जितना टाइम इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा. दोनों की स्पीड भी सेम है, तो s इंटू टी ये डिस्टेंस हो गई, और ये डिस्टेंस भी s इंटू टी हो गई. तो s इंटू टी को अगर मैं d मान लेता हूं तो ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस भी d हो गई ना. यस और नो? बिकॉज दोनों की स्पीड सेम है और मीटिंग में जो टाइम लगता है वो भी सेम लगता है. सो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट भी सेम होगा, यानी दोनों ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल की. सो व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? इफ दिस इज d, दिस हैज टू बी 27 माइनस d, राइट? 27 माइनस d. सो अब यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं. 9 स्क्वायर प्लस 27 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डी स्क्वायर. सो 9 स्क्वायर इज 81 प्लस व्हाट अबाउट दिस? या इनफैक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो ना, इसको इधर ले जाओ, डी स्क्वायर माइनस 27 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर इज 81. ऐसे भी लिख सकते हैं. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी. इन दोनों का सम कितना हो गया? 27 इंटू ए माइनस बी. इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? डी प्लस डी 2d हो जाएगा, 2d प्लस 2d माइनस 27. ये इन दोनों का डिफरेंस आया. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 81. सो इट गोज 3 टाइम्स. सो 2d इक्वल्स टू 27 प्लस 3 यानी कि 30. सो d की वैल्यू कितनी आ गई? 15. वैल्यू ऑफ d इज 15. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट. तो ये होल से ये डिस्टेंस कितनी है? इट इज 27 माइनस डी. सो इट इज 27 माइनस 15. डी की वैल्यू रखी 15. सो आंसर इज 12 मीटर. ठीक है, 12 मीटर. ऑल राइट, यस. Next, 2 cars start together in the same direction from the same place. The first car goes with the uniform speed of 10 km per hour. है ना? पहली कार 10 की स्पीड से रेगुलर लगातार चलती रहती है. सेकंड कार goes at the speed of 8 km per hour in the first hour and increase the speed by half kilometer in each succeeding hour. After how many hours will the second car overtake the first car if these two cars go non-stop? तो देखो, let's suppose after n hours हम लिखेंगे कि n आवर्स के बाद फर्स्ट कार जो है सेकंड कार को कैच कर लेती है. दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना? दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. फर्स्ट कार गोज विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10. सेकंड कार की स्पीड स्लो थी
है ना, तो ये तो इसे कभी नहीं पकड़ पाती, है ना। दोनों ने एक स्पीड से स्टार्ट किया, एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, एक 10 की स्पीड से आगे निकल गई और एक 8 की स्पीड से अगर चलती रहेगी तो इसे कभी नहीं कैच कर पाएगी। कैच क्यों कर पा रही है? क्योंकि ये लगातार अपनी स्पीड इंक्रीज करती जा रही है। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड 10 से ज्यादा हो जाएगी, है ना, और धीरे धीरे इसको पास आती चली जाएगी और इसको कैच कर लेगी। सो दिस इज द सिचुएशन। सो एन आवर्स में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार इज डी, विच इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इनटू स्पीड। दिस इज स्पीड 10 एंड टाइम इज एन आवर्स फर्स्ट। ठीक है, लेट सपोज इस पॉइंट पर जाकर ये कैच करते हैं, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो सेकंड कार ने भी सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल की है, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट सेम है। दैट मीन सेकंड कार ने भी यही डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो इसकी डिस्टेंस डी कितनी हो जाएगी? तो इसने पहले घंटे में कितना चलेगी? फर्स्ट आवर में चलेगी 8 किलोमीटर, सेकंड आवर में 0.5 से स्पीड बढ़ा दी, 1/2 मतलब 0.5 से, सो 8.5 चली, फिर 0.5 बढ़ा दिया 9 चलेगी, फिर 9.5 चलेगी, एंड सो ऑन। तो ये भी एन आवर्स तक चलेगी, बिकॉज जितने टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंची उतने ही टाइम में ये भी यहां से यहां तक पहुंचेगी। मीटिंग में तो टाइम सेम ही रहता है। तो इस सीरीज में कितने टर्म्स होंगे? एन टर्म्स, है ना। एन आवर्स का मतलब हर घंटे की डिस्टेंस हमें पता है, तो एन आवर्स का मतलब एन टर्म्स इस सीरीज में होंगे। नाउ दिस इज एन एपी सीरीज और यू हैव टू राइट प्रॉपरली कि सम ऑफ एपी इज n by 2 2a plus n minus 1 into d, है ना। ये नहीं कि डायरेक्ट कर दिया, आपको ये भी लिखना है। एक एक जितना क्लैरिटी के साथ आप सॉल्व करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। n by 2, मैं तो खैर यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2a into a मतलब 16 प्लस n minus 1 into d। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है? कॉमन डिफरेंस इज 0.5, राइट, ठीक है। सो इट इज n by 2 into 16 minus 0.5 is 15.5 plus 0.5 n, ये आ गया। चलो, अब d दोनों में LHS इक्वल है, तो हम RHS को भी इक्वेट करेंगे। 10n इक्वल्स टू n by 2 into 15.5 प्लस 0.5 n, राइट। n से n कैंसिल हो गया, ये हो गया 20 इक्वल्स टू 15.5 10 इंटू 220 प्लस 0.5 n को मैं n by 2 लिख दूं, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो 4.5 इक्वल्स टू n by 2, सो n मस्ट बी इक्वल टू 4.5 इंटू 2, सो इट इज व्हाट 9 आवर्स, है ना। यही पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द सेकंड कार ओवरटेक्स फर्स्ट कार, तो 9 आवर्स, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? Yes. Next, 150 workers are engaged to finish a piece of work in a certain number of days. 4 workers drop the second day, 4 more workers drop the third day, and so on. It takes 8 more days to finish the work now. Find the number of days in which the work was completed. कितने दिन में काम जो है complete होगा? That we have to find out. तो let's suppose काम n days में complete होता है, ठीक है। Let the work got finished in n number of days, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाता है? 150 वर्कर्स अगर लगातार काम करते हैं, ठीक है, दे कैन फिनिश अ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। सो ओके, so let's suppose they've complete the work in n number of days, so total work कितना हो गया? टोटल वर्क 150 वर्कर्स का n डेज का काम, 150 इंटू n। यहां पर मैंने मान लिया कि ईच वर्कर ये भी लिखना है आपको, डज 1 यूनिट पर डे। ये मेरा अजम्पशन है, यहां पर एफिशिएंसी ऑफ ईच वर्कर इज 1 यूनिट पर डे, है ना। तभी तो अगर ईच वर्कर एक दिन में एक वर्कर 1 यूनिट करेगा तो 150 वर्कर्स 150 यूनिट्स करेंगे। तो डेली 150 यूनिट्स ऑफ वर्क इज बीइंग डन, सो डेली 150 यूनिट्स, तो एन डेज में कितना हो गया? 150 इंटू एन, सो दिस इज टोटल वर्क। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि 4 वर्कर्स आर ड्रॉप्ड ऑन सेकेंड डे, 4 मोर वर्कर्स आर ड्रॉप्ड ऑन थर्ड डे, एंड सो ऑन। इट टेक्स 8 more days to finish the work now, so now total work will be
इन सेकंड केस वी हैव टू कंप्लीट सेम वर्क, पर काम हो कैसे रहा है कि पहले दिन 150 वर्कर्स ने काम किया, ठीक है, तो 150 यूनिट्स काम कंप्लीट हुआ। सेकंड डे क्या होता है, 4 वर्कर्स आर ड्रॉप्ड, तो 146 हो गए। फिर थर्ड डे 4 मोर वर्कर्स आर ड्रॉप्ड, तो 142 हो गए, एंड सो ऑन। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 8 मोर डेज। यानी यहां पर अगर n डेज लग रहे थे, तो अब यहां पर n+8 डेज लगेंगे, मतलब इस सीरीज में n+8 टर्म्स होंगे, n+8 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो वी हैव टू ऐड दिस अप टू n+8 टर्म्स। तो एज यू कैन सी दिस इज एन एपी सीरीज, जहां पर देखो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है -4, टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है -4 है। तो विल अप्लाई सेम फॉर्मूला, है ना, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2, 2a 2 into 150 प्लस n-1। अच्छा, यहां पर जो n है वो n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+8, सो इट इज n+8/2, 2 into 150 प्लस n+8-1, n+8-1 कितना हो जाएगा, n+7 इंटू कॉमन डिफरेंस -4, राइट। सो इट इज n+8/2 इंटू ये कितना हो गया, 300 - 28, 300 - 28 इज व्हाट, 272 -4n, राइट ना। अच्छा, दोनों ही टोटल वर्क इक्वल है, तो दोनों को वर्क को हम इक्वेट करेंगे, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 150n। तो 150n इज इक्वल टू n+8/2 इंटू 272 - 4n, 272 - 4n, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 136 टाइम्स, 2 से गया 2 टाइम्स, फिर 2 का फैक्टर भी कैंसिल कर देंगे, 2 से गया ये 68 टाइम्स, 2 से गया ये 75 टाइम्स, तो 75n इक्वल्स टू n+8 इंटू 68 - n, ये बन रहा है, ठीक है। सो दिस विल टर्न इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 75n equals to n, this is n into this 68n minus n square plus 8 into 6, 68, 8 8 जा 64, कैरी हो गया 6, 48 plus 6 54 minus 8n, right? So we can say n square, सबको इधर लेकर आएंगे, n square, this 68 minus 8 is what, 60n, 60n इधर लाएंगे तो 75 minus 60 यानी 59, ठीक है, एंड माइनस का 544 इक्वल्स टू 0, ये बन रहा है। नाउ 544 को मुझे ब्रेक करना है ऐसे दो पार्ट्स में जिनका सम आ जाए +15, तो यहां पर आपको देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस की जरूरत है इसकी। 544 है माइनस का, इसको आप ब्रेक करो, मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, तो इसको भी मैं 4 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ठीक है। नाउ ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू दिस इज 2 इंटू 17, so if you combine this it will become 32 and this is 17, so if you take 32 positive and 17 negative, because we want product to be negative, so 32 minus 17 will become +15, so we can split this in this way, n square plus, तो आप split कर सकते हो, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, है ना, आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके, तो n की वैल्यू क्या आएंगी, इनके साइन चेंज कर दो, -32 एंड +17, बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 70, ठीक है, ठीक। तो अब यहां पर मुझसे बोला है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो देखो यहां देखो काम हो कैसे रहा है, 4 वर्कर्स ड्रॉप ऑन सेकंड डे, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन, इट टेक्स 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। नाउ इस केस में 8 मोर डेज लगते हैं, लेकिन ओरिजिनली काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, वो तो n नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट होता है ना, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इट इज व्हाट, 70। नेक्स्ट, सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 256000, फाइंड द नंबर्स बताने हैं। देखो, लेट द टू नंबर्स आर a एंड b वेयर a इज ग्रेटर देन b,
तो a प्लस बी इनका जो सम है वो 1000 है, और इनके डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज व्हाट 256000. सो a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी into a minus b. This is what 256000. So a plus b can be written as 1000 into a minus b equals to 256000. 1000 will get cancelled. a plus b आ जाता है मेरे पास 1000 and a minus b आ जाता है 256. ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2a बराबर b से b कैंसिल हो जाएगा 1256. तो a की वैल्यू आ जाती है 628. तो a की वैल्यू 628 यहां रख देंगे तो b की वैल्यू 1000 माइनस 628 यानी 372. ये हो गई b की वैल्यू. ठीक है, तो ये आसान था. नेक्स्ट, a 2-digit number is 4 times the sum of the digits and twice the product of digits. Find the number. ठीक है, तो 2-digit number मैंने मान लिया. let the 2-digit number be 2-digit number n is equal to ab. देखो किसी भी 2-digit number ab को हम ये लिख सकते हैं 10a plus b, राइट, लिख सकते हैं. जैसे कोई 2-digit number है 23, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 10 into 2 plus 3, 10 times 10th place plus unit place, है ना. तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 10a plus b. ठीक, तो 2-digit number 10a plus b is 4 times sum of digits. Sum of digits are what? a plus b. digits का sum हो गया a plus b. So we can say 10a plus b equals to 4a plus 4b. So 10a minus 4a मतलब 6a equals to 3b. So इससे गया ये 2 times. सो b इक्वल्स टू 2a. एक रिलेशन यहां से मुझे मिल गया. दूसरा मुझे मिला है कि दिया गया है कि द 2-digit नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स. तो नंबर है मेरे पास 10a प्लस b एंड दिस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स. तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज a इंटू बी. सो इट इज 2 इंटू a इंटू बी, राइट. अच्छा, b की जगह मैं यहां पर 2a रख सकता हूं, राइट. b की जगह क्या रख सकता हूं 2a रख सकता हूं. ठीक है, तो b की जगह हम यहां 2a रख देते हैं. सो 10a प्लस 2a इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू बी. सो इट इज व्हाट 12a इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू बी. नाउ यू नो कि a कैन नॉट बी 0. जो फर्स्ट डिजिट है नंबर की वो 0 नहीं हो सकती. सो वी कैन कैंसिल इट इजीली. 2 से गया है 6 टाइम्स. सो b इज इक्वल टू 6. You have to write before cancelling. You have to write since a cannot be 0, that's why we are cancelling it. So b is equal to 6. तो b is equal to 6. तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b is what 6 is equal to 2a. So a must be 3. a must be 3. So find the number. Number was ab. So number n was ab. So a की जगह आया 3 और b की जगह आ गया 6. ठीक है, all right, okay. A conical vessel of radius 6 centimeter and height 8 centimeter is completely filled with water. ठीक है, it is completely filled with water. तो एक conical vessel है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है. A sphere is lowered into the water and its size is such that when it touches the sides, it is just immersed. पूरी तरीके से डूब जाता है जब ये इन साइड्स को टच करता है. ठीक है, इन साइड्स को टच करता है, इसकी साइड्स को टच करता है तो पूरी तरीके से इसमें डूब जाता है. What fraction of water overflows? तो कितना पानी ओवरफ्लो होगा? जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी तो ये निकालेगा यहाँ से, उतना ही पानी यहाँ से ओवरफ्लो होगा. सिंपल सी बात है. तो हमें क्या निकालना है बेसिकली? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर वाज व्हाटएवर वाटर वाज देयर इन कोन. तो जो कोन का वॉल्यूम होगा वो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ वाटर था. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन तो हम निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. हाउ मच इज दिस? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच.
तो इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है इसकी 6 स्क्वायर इंटू एच इज व्हाट 8, तो इट इज 36 by 3 इज 12, ठीक है, 12 into 8 96 pi, so it is what 96 pi. Now the problem is कि how to find this volume of sphere, है ना, स्फेयर का वॉल्यूम हम कैसे निकालें, राइट, स्फेयर का वॉल्यूम हम किस तरीके से निकालेंगे, ये है यहाँ पर कहानी। तो इसके लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि ऐसी जो जो यहाँ पर जो स्क्वायर कंप्लीटली फिट होता है उसकी जो रेडियस है, रेडियस आर, ठीक है, इज बट इसकी रेडियस मैंने मान ली सपोज कैपिटल आर और इसकी हाइट है कैपिटल एच सपोज, तो इस वाले स्फेयर की रेडियस होगी कैपिटल आर इंटू कैपिटल एच, ठीक है, कैपिटल आर इंटू कैपिटल एच डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर कितना था यहां पर आप देखो, कैपिटल आर था, इसकी रेडियस 6, हाइट है 8, रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इज व्हाट 6, so we can say it is 48 upon what about this 36 plus 64 is 100 का स्क्वायर रूट 10 plus 6 16, इससे गया 3, तो इस वाले जो स्फेयर की रेडियस हमें मिल गई वो 3 मिल गई, और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, सो इट इज 4/3 पाई आर क्यूब यानी 3 क्यूब, ठीक है। सो इससे 3 स्क्वायर टाइम्स कैंसिल हुआ, 9 4 36, सो इट इज 36 पाई, पाई से पाई गॉट कैंसिल, 36 by 96, तो अगर मैं इसको 12 से कैंसिल करूं 3 टाइम्स, 12 से गया 8 टाइम्स, ठीक है, 3/8 पार्ट वॉट रिमूव्ड, 3/8 पार्ट ऑफ वाटर गॉट ओवरफ्लो, ठीक है। चलिए, inscribed in a right circular cone are two spheres with radii 6 centimeter and 1 centimeter, तो अगेन कोन पर बेस्ड एक सवाल है, ठीक है, इसके अंदर दो स्फेयर है, एक की रेडियस 6 है और एक की रेडियस 1 है, द लार्जर स्फेयर टचेस बोथ स्मॉलर स्फेयर एंड कोन्स बेस, तो देखो इस तरीके से एक स्फेयर ऐसे हुआ, एक स्फेयर ऐसे हुआ, ये लार्जर स्फेयर है ना, वो इस स्मॉलर स्फेयर को भी टच कर रहा है, कोन के बेस को भी टच कर रहा है, तो फाइंड कोन्स हाइट, कोन की हाइट हमें बतानी है। तो अगर देखो राइट सर्कुलर कोन है, मैं इसको आप 3D में आप इमेजिन कीजिए, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं ऐसे, ठीक है, इनको ज्वाइन किया, आप अगर इसको, ये इसके लिए टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है, अगर इसके सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करता हूं तो इट विल बी परपेंडिकुलर, रेडियस इन टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये इसके सेंटर से इसको ज्वाइन करता हूं, सो दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस, राइट, ओके। नाउ व्हाट अबाउट दिस रेडियस, तो रेडियस इसकी है 1, छोटे वाले की रेडियस है 1, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ठीक है, इसकी रेडियस 6 है तो ये 6 हो गया, तो ये भी 6 हो गया, ठीक है। अब ओके, अब मैं एक काम करता हूं, मुझे क्या चाहिए, ये पूरी हाइट चाहिए, मतलब ओनली थिंग अननोन टू मी इज दिस, मैं इस पूरे को लेट सपोज x मान लेता हूं, इसको मैंने x मान लिया। नाउ इफ यू लुक एट दीस टू ट्रायंगल्स, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इसमें दो एंगल 90 डिग्री है, दोनों में 90 90 इक्वल और एक एंगल कॉमन है, तो थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल, इफ टू एंगल्स आर इक्वल थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल, ठीक है। तो होगा क्या कि ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। नाउ दिस साइड इज 1, दिस इज आल्सो रेडियस, दिस इज 6, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 90 के सामने वाली साइड क्या है x, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है, दिस कंप्लीट, व्हाट इज दिस कंप्लीट, x प्लस 1 प्लस 6, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, x प्लस 1 प्लस 6 यानी x प्लस 7, दिस इज इक्वल टू, इस कॉमन एंगल के सामने साइड है 1 और इस कॉमन एंगल के सामने साइड है 6, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में। आपको ये पूरा लिखना है कि हाउ दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना, एक सवाल बहुत हाई वेटेज का सवाल है, तो आपको एक एक चीज, सब्जेक्टिव एग्जाम में एक एक चीज लिखना है,
how these triangles are similar because these two angles are equal, this angle is common, so this smaller triangle, इनके नाम देने A B C D E, है ना, this is similar to this and then we'll write this ratio of corresponding sides. ठीक है, तो x plus 7 equals to 6x, तो it is 5x, 6x minus x, 5x is 7, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/5, यानी इट इज 1.4. ठीक है, तो हाइट ऑफ द कोन h विल बी 6 plus 6 12, 12 plus 1 plus x, ये देखो 12 plus 1 plus x, 12 plus 1 plus x, यानी इट इज 13 plus x, so it is 13 plus x की वैल्यू है 1.4, so it is what 14.4. ठीक है, तो ये मेंसुरेशन पर बेस्ड था सवाल, ज्योमेट्री सिमिलर ट्रायंगल का भी यूज था. एक आखिरी सवाल, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज दिस, इफ द फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y मिसिंग है, इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, तो टोटल फ्रीक्वेंसी 100 करके एक कंडीशन आपको आ जाएगी, x प्लस वाई का सम मिल जाएगा, और दूसरा मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो उससे x और y में एक दूसरी इक्वेशन हमें मिल जाएगी. तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है ना. अगर आपसे सॉल्व हो पाता है ये तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए. ठीक है, तो ये हमने 2023 का पूरा हाई कोर्ट ASO मेंस का पेपर सॉल्व किया, जो कि एक सब्जेक्टिव पेपर है, और सब्जेक्टिव पेपर है उसी तरीके से हमें अप्रोच लगानी है. नो शॉर्टकट्स, नो ट्रिक्स, ओनली बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स का यूज करते हुए एक एक चीज को क्लियर तरीके से सिस्टमेटिक समझाते हुए हमें सवाल को सॉल्व करना है ना. बिकॉज 2 घंटे आपको मिल रहे हैं, 100 नंबर का पेपर है और 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ रहे हैं. ठीक है, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व, आराम से आप सॉल्व करें एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर तरीके से. लेकिन सफिशिएंट टाइम उन्हीं के लिए जिनसे सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं, जिनको ये आते हैं. तो मैं अगेन बता रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप NCERT डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, उसको प्रॉपर तरीके से देखिए. उसके अलावा वहां पर आपको बेसिक लेवल चीजें मिल जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट. उसके अलावा फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. अगर आपको रिक्वायर्ड है तो हम यूट्यूब पर आपके लिए ये क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं एग्जाम की. तो जिन लोगों को चाहिए क्लासेस वो कमेंट करके जरूर बताएं, है ना. तो जितने ज्यादा लोग कमेंट करके बताएंगे उस अकॉर्डिंग हम आगे की चीजें प्लान करेंगे. ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच.